हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू केकेआर केमिस्ट्री। पिछले दिनों में हम लोग ने सोल्यूशन की बहुत सारी टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए, मैं आप सबसे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जितनी भी वीडियो है आप उसको देखिए या ना देखिए, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आई होप दैट कि अदर पीपल से ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलेगी, बिकॉज वीडियो को बहुत मेहनत करके बनाया जाता है, वो तो ठीक है। इसके अलावा जो मैटर कंटेंट होता है ना, मुझे जो ढूंढने में लगता है बहुत समय लग जाता है, कहीं ना कहीं अच्छी बुक से कंसीडर करना पड़ता है। तो मैं यही चाहूँगा कि ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पॉर्टेंट है जितना कि बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट था। बोर्ड के लिए बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं कहूँगा कि बोर्ड के लिए है, क्योंकि बोर्ड के लिए इसमें सब कवर हो जा रहा है। आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा कि ये बोर्ड के लिए कॉमन है, मैं बाद में बता दूंगा बोर्ड के लिए क्या है। लेकिन रियल में ना ये हायर क्लास के लिए भी ठीक ठाक है। अगर आप इसको कोई ग्रेजुएशन कर रहा है उसको भी देख सकता है कि हाँ ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। पीजी के लिए तो नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए ये है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेन नीट एडवांस का, और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए वीडियो रियल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखिए, समझिए, जो डाउट हो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप देखिए, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर वीडियो देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल लोगों से अलग लगेगा। ये मुझे लगता है, 100% मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं इस पर बहुत वर्क करता हूँ। आई रियली टेल यू दैट कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लग जाता है। चलिए ठीक है, अब बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। आइए बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ही इम्पॉर्टेंट है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ही इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं। अगर मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा कुछ बातों पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट ये है कि देखिए, ये आयंस के नंबर पे डिपेंड करता है। ये उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कि वह पोलर है कि आयनिक है, वो नॉन पोलर है, उसके नेचर पे वो डिपेंड नहीं करने जा रहा है। वो ये देखता है कि कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात हम ये कहूँगा कि नेचर पर डिपेंड नहीं करता, नेचर पर डिपेंड नहीं करता है ये, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो ये दो पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात मैं आपसे करूंगा कि कितनी पॉइंट हमको पढ़ना है या कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं या जो हमको पढ़ना होता है। देखिए, हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जिनके बारे में हमको स्टडी करना है। कितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं? 4। पहला कौन सा होता है? पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आपने जब राउट्स लॉ पढ़ा है, मैंने इसको आपको पढ़ा दिया है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। राउट्स लॉ का जो नॉन वोलेटाइल केस है, नॉन वोलेटाइल केस, वही था ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए मैंने राउट्स लॉ में ही पहले इसको पढ़ा दिया है, जिससे यहाँ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ना रहे। दूसरी बात है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तीसरी बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपसे एक चीज़ मैं बताऊं कि इन चारों के अलावा आपको ऑप्शन में क्या क्या मिल सकता है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो उसमें लिख देगा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसमें लिखा जा सकता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखिए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। क्या है इसमें? ये रिलेटिव लोअरिंग है। इस पॉइंट को पहला पॉइंट ध्यान देना है। दूसरी बात, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये है। बॉइलिंग पॉइंट भी लिखा जा सकता है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, लेकिन चाहे प्रेशर हुआ चाहे
उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस हुआ या चाहे ऑस्मोसिस हुआ या कोई भी पार्ट और हो गया, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होगी। जब तक वो ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं लिखता है तब तक वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होगी। इसलिए कंपटीशन का क्वेश्चन किसी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, तो मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा कि आपको इन बातों पे ध्यान देना चाहिए साथ साथ पढ़ने के, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम आज बेसिकली वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डिस्कस आज करूँगा और 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका आइडिया देंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, आप जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो, कि रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू x2 हमने प्रूव किया था। यहाँ मैंने आपको बताया था कि रियल में ये जो पी नॉट माइनस पी एस होते हैं ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होते हैं, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होते हैं। और अगर मैं इन पूरी कंटेंट की बात करता हूँ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इसकी, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव, क्योंकि ये पूरा रिलेशन में है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। और ये जो x2 है वो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, जिसको मैं बाद में थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो होता है n2 अपान n1 प्लस n2। आपको मैंने बताया है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम n2 को निगलेक्ट करते हैं और n2 अपान n1 बन जाता है। तो अगर मैं पी नॉट माइनस पी एस को डेल्टा पी लिख देता हूं तो ये हो जाता है पी नॉट इक्वल टू, वहाँ से मैं उठाता हूँ उसको n2 अपान n1 हो जाता है। n2 के स्थान पे मैं लिख सकता हूँ W2 अपान M2 इंटू n1 के स्थान पे मैं लिख सकता हूँ W1 अपान M1, जो नीचे जाएगा लेकिन यहाँ ऊपर हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी आपका एक रिलेशन, इस पे भी न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है, ठीक। तो ये आपको क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, जहाँ पे W2 क्या है मैं बता दे रहा हूँ, ये मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। दूसरी बात M1 क्या है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। W1 क्या है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। और जो M2 होता है ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। और ये आपको पता है N2 क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट है। और N1 भी पता है आपको, ये मोल ऑफ सॉल्वेंट है। और अगर मैं डेल्टा पी की बात करूं तो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है डेल्टा पी। और पी नॉट जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। तो ये पूरी मैंने बात आपको बता दिया। तो ये पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका डेरिवेशन हम पिछले वाले वीडियो में किए हैं और यहाँ पे मैंने आपको वो बता दिया जो नीड है बेसिकली, तो इसकी हम बात यहाँ कर लिए। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात किया जाए, दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पहले हम ये डिफाइन करना चाहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब हम छोटे क्लास में पढ़ते हैं, छोटे बच्चों को बताया जाता है तो ये बोल दिया जाता है वह टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी लिक्विड क्या करने लगे, बॉयल करने लगे, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वह टेम्परेचर जहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो अगर हम लिखते हैं इसको बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट के सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं वह टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल टू
आप लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। और ये एक्सटर्नल प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। स्टैंडर्ड केस में 1 bar आप मान सकते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपका जो डिफिनेशन है, ये बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन है। अब बॉइलिंग पॉइंट के डिफिनेशन के बाद हमको यहाँ पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन का क्या मतलब होता है, एलिवेशन का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारा एक बीकर है और इस बीकर में हमने वाटर लिया है, ठीक है। तो अगर मैंने इसमें वाटर लिया है तो इसी वाटर में मैं NaCl, एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। अगर मैं नॉन वोलेटाइल सल्यूट NaCl को इसमें ऐड करता हूँ तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जाहिर सी बात है, जब ये प्योर सॉल्वेंट रहा होगा, वाटर रहा होगा, तो इसका वेपर प्रेशर 100 रहा होगा। लेकिन जब NaCl इसमें ऐड किया है तो सोल्यूशन बना है, अब ये 100 - x हो गया जो भी हुआ है, लेकिन मुझे 100 चाहिए, 100 वेपर चाहिए। इसके लिए मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब जो सोल्यूशन होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर मैं सिंपल वाटर की बात करूं तो सिंपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन अगर मैं इसी वाटर में, अगर मैंने NaCl ऐड कर दिया इस वाटर में, और NaCl जाएगा तो वाटर के इस बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेगा, वेपर, चूंकि जो वेपर इंक्रीज कर रहा था प्योर सॉल्वेंट का, जो वाटर था वो डिक्रीज करेगा। तो जो वो डिक्रीज करेगा उसी को हमको उसके बराबर लाना है, उस सोल्यूशन के इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर लाना है। लेकिन इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना वेपर प्रोड्यूस हुए थे उसी के बराबर इस वेपर को लाना है। तो जाहिर सी बात है हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। अब कितना इंक्रीज करना पड़ेगा उसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। देखिए, टेम्परेचर कुछ भी इंक्रीज किया जा सकता है, ये फिक्स नहीं है कि कितना इंक्रीज हो, तो हर एक लिक्विड, हर एक सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। चलिए ये मानते हैं कि ये मेरा एक ग्राफ है, ठीक। और ये वेपर प्रेशर ऊपर ले रहे हैं और यहाँ टेम्परेचर ले रहे हैं केल्विन में, ठीक। अगर ये शुरुआत का प्रेशर है P0, इस समय मान लेते हैं जब ये P0 प्रेशर रहा होगा तो ये आपका टेम्परेचर रहा होगा, जिसको मैं TB0 से इंडिकेट करता हूँ। इनिशियल P0 और TB0 से इंडिकेट कर रहा हूँ। इनिशियल प्रेशर ये प्योर सॉल्वेंट का था। लेकिन आपने क्या किया, इसमें सल्यूट डाल दिया, तो सल्यूट इसके प्रेशर को यहाँ पे लाके डिक्रीज कर दिया। अब जब ये सल्यूट का प्रेशर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिक्रीज कर गया तो जाहिर सी बात है हमको तो इतना चाहिए वेपर भाई, लेकिन इस वेपर को बढ़ाने के लिए ये वेपर यहाँ तक तो जाएगा नहीं जल्दी। ये तभी जाएगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तभी ये जाएगा। तो आप टेम्परेचर जब बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये धीरे 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 इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। कितना इंक्रीज किया है कि इस पॉइंट को टच कर दिया, ठीक। मतलब फिर इसके बराबर होगा, इसका मतलब इतना टेम्परेचर हमने क्या किया है, इंक्रीज कर दिया, जिसको हम TB मान रहे हैं। तो अगर यह मैं देखता हूँ कि ये जो टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है, यहाँ से जो टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है ये, और ये जो वेपर प्रेशर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो वेपर प्रेशर है ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर आप प्योर सॉल्वेंट का है। और चूंकि ये इंक्रीज किया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसके बराबर पहुँचा, इसका मतलब ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। ये किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का है। अब बात करते हैं कितना इंक्रीज किया है, तो हम उसको डेल्टा TB निकालेंगे, जो क्या होगा TB माइनस TB0 होगा, जो TB माइनस TB0 होगा। तो एक चीज़ तो ये बात समझ में आ गई कि अगर हम ये मान के चलें कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था तो कितना इंक्रीज किया गया टेम्परेचर, तो उसी को बोलेंगे कि इंक्रीज कर गया, वृद्धि हो गई, एलिवेटेड कर गया, तो उसको बोलेंगे एलिवेशन। एलिवेशन किसमें, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया तो एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री अगर ये रहा होगा तो ये मान लीजिए कितना रहा, 110 डिग्री। हालांकि इतना ज़्यादा होता नहीं है, बस एक मोटा हम लोग क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अगर हम ये बोले डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, तो हम 110 में से 100 घटाएंगे, कितना
10 डिग्री का हुआ। तो ये एक हमने एग्जाम्पल बताया जो डेल्टा टीवी को इंडिकेट करता है। लेकिन क्या ये बात यहीं पे आके समाप्त होती? नहीं, अब हम इसके आगे निकले। ये कैसे, किसके बराबर होता है? एक्चुअली देखिए, जो डेल्टा टीवी होता है वो किसके बराबर है, मैं इसको अब मिटा रहा हूँ और उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आपने देखा डेल्टा टीवी, एक टर्म आया आपके पास डेल्टा टीवी। अब देखिए ये डेल्टा टीवी किसके बराबर है? ये डेल्टा टीवी डायरेक्टली मोलैलिटी के बराबर होता है। जब इसको हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डेवलप करता है जिसको हम केवी इंटू एम, और ये केवी जो होता है ये इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है, या दूसरे शब्दों में इसको हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कांस्टेंट बोलते हैं। केवी को हम आपको बता दिए, ये बहुत ज़रूरी है। और केवी क्या है? ये इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट है। एक टर्म आता है इब्यूलियोस्कोपी, ये क्या होता है? इब्यूलियोस्कोपी, इसको हम डिफाइन कर दे रहे हैं। ये कुछ नहीं, ये जो हम स्टडी करते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को, उसी को बोलते हैं इब्यूलियोस्कोपी। इट इज़ द स्टडी ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की क्या स्टडी, उसी को हम क्या बोलते हैं? इब्यूलियोस्कोपी बोलते हैं। ठीक, अब अगर मैं इब्यूलियोस्कोपी की बात कर लिया तो आगे थोड़ा से और जानना चाहिए हमको कि क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, तो डेल्टा टीवी जैसे हमने आपको बता दिया कि डेल्टा टीवी इक्वल टू आपका क्या था? डेल्टा टीवी इक्वल टू था आपका केवी इंटू स्मॉल एम। एक्चुअली ये स्मॉल एम क्या है? ये मोलैलिटी है। क्या है? मोलैलिटी है ये। ठीक है, और हमको पता है मोलैलिटी बराबर क्या होता है? मोलैलिटी बराबर होता है मास एब्सोल्यूट अपॉन मोलर मास। अगर हम इसको WB से इंडिकेट करें तो ये हो जाएगा एम में, मोलर मास सॉरी MB हो जाएगा इंटू WE हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हो जाता है 1000। अगर ये ग्राम में लिया है तो इसके स्थान पर हम रखेंगे तो हो जाएगा डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू, इसके स्थान पर हो जाएगा क्या? WB इंटू 1000 डिवाइड कर सकते हैं MB इंटू किससे? WA से, ग्राम में है तो। ठीक है, ये पूरा का पूरा डेल्टा टीवी निकला। इस फार्मूले की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से हम मोलर मास निकाल सकते हैं। MB इक्वल टू क्या हो सकता है? KB इंटू W2 इंटू 1000 अपान MB इंटू WA। तो ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो बार बार आपसे पूछता है। ठीक, तो एक तो हम बात इसकी कर लिए कि हमको MB मोलर मास या सल्यूट के बारे में हम कैसे जानकारी रखेंगे। अब थोड़ा सा हम आते हैं इससे ज़्यादा पे। अब अगर हम मान के चलते हैं ये चीज़ें रियल में प्रूव कैसे होती हैं, उसको हम दूसरे तरीके से भी प्रूव करेंगे। और बहुत सारी किताबों में कुछ ग्राफ दिए जाते हैं, उन ग्राफ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए वो ग्राफ इस तरह से हम समझते हैं। मान लेते हैं कि ये डाइल्यूट सोल्यूशन की बात हो रही है। मान लेते हैं कि एक प्योर सॉल्वेंट है जिसको हम P0 बोलते हैं। तो P0 का जो वेपर प्रेशर मान लेते हैं, उसका वेपर प्रेशर P0 है प्योर सॉल्वेंट का, और इसका जो टेम्परेचर है ये मान के चलते हैं ये TV0 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम इसमें सल्यूट डालते हैं तो सल्यूट की मात्रा जाने के बाद ये जो सोल्यूशन बनेगा, ये सोल्यूशन क्या बन जाएगा? यहाँ पे P1 हो जाएगा ये। ठीक है, अगर ये P1 होता है तो ये यहाँ पे तो आया है। अब ये टेम्परेचर अब इंक्रीज फिर से करेंगे, तो इंक्रीज जब करेंगे तो ये यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ तो टाइम लेगा। तो ये हो सकता है कि ये टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज करने के लिए ये टाइम लेता है कि हाँ ये इंक्रीज कर गया। ठीक, तो इस टाइम जहाँ पे ये टाइम लिया हुआ है, इस टेम्परेचर को हम बोल दे रहे हैं कि चलिए ये टेम्परेचर मेरा TB1 है। अब एक और बात करते हैं कि एक और टेम्परेचर लिया जा रहा है। यह टेम्परेचर मेरा P2 प्रेशर, वेपर प्रेशर P2 है यहाँ पे, और मतलब और सल्यूट डाला गया है, लेकिन सल्यूट बहुत डाइल्यूट है। ये डाइल्यूट सल्यूट के लिए है, और ये यहाँ पे अगर आ गया है तो अभी ये क्या करेगा?
अब इसको फिर से यहाँ तक इन्हेंस करने के लिए फिर से हमको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि हम टेम्परेचर को जो बढ़ा रहे हैं वो इस टाइप से बढ़ रहा हो, टेम्परेचर ये इस टाइप से बढ़ता चला गया। तो ये जो टेम्परेचर चल रहा है ये रियल में TB2 टेम्परेचर है। इसका ग्राफ हम अगर देखते हैं तो इसका मतलब ये जो टच कर रहा है ये वेपर प्रेशर है आप प्योर सॉल्वेंट का, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। और ये जो जा रहा है ये यहाँ से लेकर ये आ रहा है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 का है, पहले का। और ये जो ग्राफ जा रहा है यहाँ से लेकर ये जो ग्राफ आ रहा है रियल में, ये जो ग्राफ आ रहा है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2 का है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2 का है। थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मान लेते हैं कि जब ये पहले इनिशियली ये था, इसको हम A मानते हैं, ये इनिशियली ये B है और ये जो है ये C है। तो जाहिर सी बात है हमको नीचे मिला D और यहाँ पे हमको मिल रहा है क्या, A B C के बाद D और ये मिल रहा है हमारा E। तो ज़रा ध्यान से समझने की बात ये है, यहाँ पे हम अगर ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इनको अगर हम मानते हैं तो देखिए एक ट्रायंगल क्या बन रहा है मेरा, एक ट्रायंगल ये बन रहा है AC और E। तो AC और E जो बन रहा है, थोड़ा से ये ग्राफ जो है टेढ़ा बन जा रहा है, तो आप एकदम सीधा अगर इसको बनाने की कोशिश करें तभी एक देखिए ट्रायंगल ये बन रहा है AC और E। तो अगर मैं ट्रायंगल AC और E की बात करूं तो ट्रायंगल AC और E उसी टाइप से हैं जैसे ट्रायंगल AB और D हैं। तो ये जो ट्रायंगल AB और D हैं, मैं ये कह सकता हूँ ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल AB और D, ये सब क्या है, सेम है। ये ट्रायंगल क्या है, सेम है। तो अगर मैं ये देखता हूँ कि ये C जो AC है, जितना AC होगा उतना AB होगा, तो AC बाई क्या लिखेंगे हम, AB। और एक किसके बराबर हो, AE अपान AD के, किसके बराबर है, AE अपान AD के। ठीक है। तो अब ये अगर मैं देखता हूँ AC, तो AC के स्थान पे मैं क्या रख सकता हूँ, जरा देखते हैं। C फाइनल कंसंट्रेशन है TB2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं TB2 माइनस TB1, सॉरी A है ना, तो A के स्थान पर TB नॉट लिखेंगे, TB नॉट। डिवाइड करेंगे क्या, अब AB मतलब B कहाँ है, B ये है, मतलब TB1 है, तो लिखेंगे TB1 माइनस TB नॉट इक्वल टू AE। E कहाँ है भाई, ये है, E का मतलब P2 और A क्या है, P नॉट। तो क्या लिखेंगे, P2 माइनस P नॉट अपान P2 माइनस P नॉट, सॉरी P1, क्योंकि AD है तो ये D P1 माइनस P नॉट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको प्रूव हो गई। ये थोड़ा सा कट रहा है, तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसी को TB2 माइनस TB1 सॉरी TB0 अपान TB1 माइनस TB0 इक्वल टू P2 माइनस P नॉट अपान P1 माइनस P नॉट। ये मैंने ये चीज़ लिखा था यहाँ पे, तो इसको मैं मिटा भी दे रहा हूँ। ठीक, तो ये कैसे आया आप देख सकते हैं। और ये देखने के मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा T लिख सकता हूँ, या डेल्टा TB2 लिख सकता हूँ, और इसको डेल्टा TB1 लिख सकता हूँ, इक्वल टू इसको डेल्टा P2 लिख सकता हूँ, डेल्टा P1 लिख सकता हूँ। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक तो मैंने इस चीज़ के बारे में आपको बताया ये कैसे। अब हम चलते हैं थोड़ा से राउट्स लॉ की स्टडी करते हैं कि राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग चीज़ों को कैसे समझते हैं। तो राउट्स लॉ हमारा क्या बोलता है, तो अगर हम राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम लिखते हैं वहाँ पे कि P नॉट माइनस PS अपान P नॉट इक्वल टू x2। यही तो था, अभी इसके पीछे भी मैं बताया हूँ राउट्स लॉ के बारे में कि क्या होता है। और मैंने आपको बताया इसके इक्वल टू W2 इंटू क्या हमने बताया M1, यहाँ W2 ने लेके हम XB लेके चल रहे हैं, XB इक्वल टू हमने बोला था NB अपान NA इक्वल टू W
बी के स्थान पे हो जाएगा डब्ल्यू बी अपान एम ए इंटू एम बी, और यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू, क्योंकि एन बी के बराबर होगा डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू ए, और ऊपर भी हो जाएगा क्या एम ए। ये हो गया था पिछले बार में। और मैं क्या कर रहा हूँ, पी नॉट माइनस पी एस अपा को ऐसे लिख दे रहा हूँ डब्ल्यू बी इंटू एम ए, डिवाइड कर सकता हूँ इसको एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और यहाँ पे पी नॉट को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ यहाँ पी नॉट। अगर मैं ये मान के चलूँ कि जो सॉल्वेंट है पूरा प्योर है, तो पी नॉट जो होगा, पी नॉट एंड जो ये मेरा एम ए है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। अगर ये कांस्टेंट हो जाएंगे तो पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपान एम बी, डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और ये पूरी के पूरे ये भी कांस्टेंट हो चुका, ये भी कांस्टेंट है, तो ये मिल जाएगा। क्योंकि हमने आपको पिछले भी बार बताया है पी नॉट माइनस पी एस किसके बराबर है, डेल्टा पी के, जो किसके बराबर है, डेल्टा टी बी के, और ये डेल्टा टी बी के बराबर है, और ये जो डेल्टा टी बी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो किसके इनको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान के चल रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर हम इनको देखते हैं तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डेल्टा टी बी बराबर डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो कांस्टेंट डेवलप करेगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के, और ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इसको हम इक्वेशन 1 मान के चले हैं, ध्यान दीजिएगा ये इक्वेशन 1 है। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये जो के है इस के को यहाँ पे हम बोलते हैं डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। और ये जो के होता है, के किसके बराबर होता है, ये जो के होता है, अब इसको हम थोड़ा से आगे बढ़ाते हैं के को, तो ये हम लिखेंगे। अब अगर मान लीजिए 1 मोल सल्यूट हम डाल रहे हो तो 1 मोल सल्यूट अगर डाल रहे हैं तो ये जो डब्ल्यू बी अपान एम बी है ये 1 मोल सल्यूट के बराबर है। कैसे, देखिए इसी इक्वेशन हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू के, और यहाँ डब्ल्यू बाई एम बी रियल में क्या होते हैं, N2 होते हैं, डब्ल्यू बी अपान एम बी ये तो N2 होते हैं, तो हम लिख सकते हैं इंटू N2 अपान डब्ल्यू ए। अगर मैं डब्ल्यू ए इक्वल टू 1000 ग्राम रखता हूँ, 1000 ग्राम पर मोल रखता हूँ, और N2 के स्थान पर 1 मोल रखता हूँ, तो मुझे एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि मेरा ये जो के है या डेल्टा टी बी है वो क्या हो जाएगा, के अपान 1000 के बराबर आ जाएगा। और ये जो वैल्यू होती है के अपान 1000, इसको हम के बी के इक्वल मानते हैं, के बी के बराबर होता है। तो अगर ये के बी के बराबर है तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 के बी हो जाएगा, जहाँ पे यह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट था, लेकिन ये के बी इबिलिस्कोपिक कांस्टेंट निकल के आया है। तो ये इसको अगर के की वैल्यू को 1000 के बी को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, तब जरा देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ, आप वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं। तो देखिए जरा, ये डेल्टा टी बी है तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के स्थान पे हम रखते हैं 1000 के बी, तो हो जाएगा क्या, के बी, और यहाँ पे डब्ल्यू बी है तो इंटू क्या, डब्ल्यू बी इंटू चूँकि के बी इंटू 1000, हम 1000 यहाँ कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड करेंगे हम किससे, एम बी यहाँ पे है तो एम बी इंटू डब्ल्यू ए है, हम क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए। इसी चीज़ को हमने पीछे प्रूव किया है, आप देख लीजिए मोलरिटी का डायरेक्ट फार्मूला रखें। लेकिन ये चीज़ कैसे प्रूव हुई, मैं जब 2 सोल्यूशन लिया हूँ और एक सॉल्वेंट लिया हूँ तब ये चीज़ जाके प्रूव होती है। तो ये मैंने आपको बताया कैसे डिराइव किया जा सकता है। हायर क्लास में भी डेरिवेशन पूछा जाता है, और लेकिन बोर्ड वाले इसको डिराइव नहीं करेंगे, लेकिन कंपटीशन वाले जरूर देख सकते हैं के और के बी में क्या डिफरेंस होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट
और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ और उनको नोट करना आपको ज़रूरी है। पहला फार्मूला है जैसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला डेल्टा टी बी। जो डेल्टा टी बी है अभी मैंने आपको बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी नॉट माइनस पी एस के। दूसरी हमने बताया कि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। इसी में तीसरा फार्मूला आपने अभी देख लिया है के बी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये आपने देख लिया। तो ये तीन फार्मूले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। और एक होता है जो के बी का जो इम्पॉर्टेंट है 0.002 ब्रैकेट में टी बी का होल स्क्वायर अपान आई वी क्या है मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे लैटेंट हीट दिया गया हो, ये आई वी जो होता है आई वी इक्वल टू है, ये होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है ये फार्मूला। और टीबी तो आपको टीबी ये पता, टीबी नहीं बल्कि टीबी नॉट है, मतलब प्योर सॉल्वेंट का ये वेपर प्रेशर है स्क्वायर। के भी आपको पता है के बी की वैल्यू दिया जाता है। तो इनमें कुछ भी पूछा जा सकता है, इस इक्वेशन का यूज हम करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये है। अब अगर हम देखते हैं अगला क्या इसमें के बी की जो वैल्यू होती है 0.52 के जी मोल इनवर्स होती है। के बी की वैल्यू होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर कभी कभी के बी की यूनिट पूछता है, यूनिट ऑफ के बी, तो यूनिट ऑफ के बी में क्या हो सकता है, डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल हो सकता है। तो एक तो डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल हो सकता है, दूसरा के जी मोल इनवर्स हो सकता है, और तीसरा अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल को लिख रहा हूँ तो तीसरा मैं इसको बताऊँ आपको कैपिटल के मोल इनवर्स, यही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये यूनिट आपसे किसी तरीके से पूछी जा सकते थे, इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं और कौन सा रिलेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की बात करेंगे, थर्मोडायनेमिकली और क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा अगला जो पॉइंट है उसको नोट कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। के बी की ही वैल्यू है ये, के बी की वैल्यू जो है एम, जो आपको मैंने बोला एम ए, तो आपको एम ए बताया था, एम ए आर टी बी स्क्वायर डिवाइड करेंगे इसको किससे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन से, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन से इंटू 1000 से, ठीक। एक तो ये होता है। और लैटेंट हीट के रिस्पेक्ट में अगर यही चीज़ हमने आपको पहले बताया, लेकिन अगर दूसरे टर्म में आता है तो इसको हम आर टी बी स्क्वायर डिवाइड करेंगे किसको, आई वी इंटू 1000 से। तो एक तो आपको ये लिखना है। तो इतनी चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच। आप अगला हमारा टॉपिक जो होगा फ्रीजिंग पॉइंट पे आएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर, दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। थैंक यू।